अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जो कि अब अबहाम का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें देने के अदालती फैसले में अबहाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरारत इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में कोई इदारा ही नहीं है। अभी तक PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए। अदालत रहनुमाई करे कि सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा भी मौजूद नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है, किसके जारी करदा पार्टी सर्टिफिकेट को तस्लीम किया जाए। गुज़श्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट फौरन निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो ये मामला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई ही नहीं तो अथॉरिटी कौन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अबहाम सामने आया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, थी और रहेगी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि इलेक्शन कमीशन ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। लेकिन आज एकदम से इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई सियासी जमात है ही नहीं, कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इसके पीछे आप क्या सद्देबाब देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया। इसमें दो चीज़ें हैं जी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है और उसको एक पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया जाना चाहिए, और उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को दो हदायत मिली थी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए दो किस्म की हदायत जो हैं वो जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन को। एक तो ये कहा गया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या आज़ाद अरकान जो हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन आज़ाद समझ रहा है और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, उनसे दोबारा एफिडेविट लिए जाएंगे पार्टी एफिलिएशन के, और अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं तो उनका बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाना चाहिए। तो आज मैं बताता चलूं कि इसमें अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इनका 39 अरकान ऐसे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जिन्होंने कि अपने एफिडेविट दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और इलेक्शन कमीशन ने भी उस फैसले पर जुज़वी अमल करते हुए इन 39 अरकान का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान के एफिडेविट मंजूर करते हुए उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि उनको इसके बाद कहा गया था कि इसके बाद उनकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इबाम है, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें देते हुए उन्होंने कोई इबाम महसूस किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूंकि पार्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें अभी तक जारी नहीं हुआ, और वह इस वजह से जारी नहीं हुआ क्योंकि उनके पार्टी इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो सके, और फिर ये मखसूस नशिस्तों के लिए जो पार्टी सर्टिफिकेट जारी होता है, यानी जो टिकट जारी होता है, साथ ही मौजूद रहेगा। वापस आते हैं आपकी जानिब एडवोकेट अहमद अवैस सब हमारे साथ माहिर कानून हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने अबहाम जाहिर किया है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और ये कहा गया कि PTI तो कोई सियासी जमात है ही नहीं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई मुख्तलिफ बात की गई थी। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन कमीशन की, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। ये ऑल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले की डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करता है इन तमाम अदारों को, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हर्फ आखिर है, वो इनको इम्प्लीमेंट करना लाजिम है। नहीं करेंगे। अहमद अवैस साहब, कहा यह गया कि तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी ढांचा ही मौजूद नहीं है, तो उसको किस तरह से फिर एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया जाए? सारा ढांचा मौजूद है, वो तो ढांचा इन्होंने तोड़ा हुआ था, हर चीज मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी डिक्लेयर कर दिया, बाकी ढांचा मौजूद है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी अच्छा आगे भी सर, किए, जो दोबारा कर देंगे। इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने नज़रसानी अपील दायर की है और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर ही नहीं की गई, जो उन्होंने मांगा ही नहीं वो उनको दे दिया गया। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अब हम भी अदालत की तरफ जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस फैसले पर अमल दरामद हो सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? अमल दरामद तो आज हो जाएगा। आज आखिरी दिन था और आज वो उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो आज ये इशू कर देंगे। दे आर बाउंड टू इशू, नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वो मखसूस नशिस्तों के वो नाम तमाम जमा करवा दिए हैं, लिस्ट जो है। तो आज उनको नोटिफिकेशन जो है आज होगी, आज नहीं होगी तो ये they are liable to be proceeded for contempt of court. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये जाएंगे। अहमद अवैस साहब साथ ही रहेगा, हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, जिस तरह से अहमद अवैस साहब ये कह रहे हैं कि आज आखिरी रोज़ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी अगर आज नोटिफिकेशन नहीं होता है, ज़राए क्या कह रहे हैं इस हवाले से? इलेक्शन कमीशन में क्या कोई इस हवाले से फैसला हुआ है? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसने, मैंने जैसे कि पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद शुरू कर दिया है। जो पार्टी एफिलिएशन के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए जो सर्टिफिकेट आए थे, जो एफिडेविट आए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के, उनका उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल हैं। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल कर लिया। वो मखसूस नशिस्तें भी देने के लिए तैयार हैं एक तरह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसके साइन से आएंगी। मेरा मतलब यह है कि वो जो लिस्टें आएंगी मखसूस नशिस्तों के लिए, जो नॉमिनेशंस आएंगे, वो किसके दस्तखत से होंगे, क्योंकि कानून के तहत वो पार्टी हेड को होने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ का पार्टी हेड अभी नहीं है इलेक्शन कमीशन की नजर में। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल नहीं किया था। तो इस एक नुक्ते के ऊपर, यानी वो ये कहते हैं हम नशिस्तें देने को तैयार हैं, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से हम ये पूछेंगे कि ये किसकी हिदायत पर देनी है, वो बानी पीटीआई की हिदायत पर होंगी या बैरिस्टर गौर खान की हिदायत पर होंगी, क्योंकि उनके कागजों में कोई ऐसा जो है अभी ढांचा जो है वो मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि ये पार्टी हेड है, ये चेयरमैन है और ये इसका जो है वो सरबराह है। कामरान खान, यहाँ पर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मामला है, वो एक दरख्वास्त तो ऑलरेडी गई हुई है पीटीआई की जानिब से, तो अब ये लगता यूँ है कि ये मौका है कि इस दरख्वास्त को भी टेकअप किया जा सकता है। जी हाँ, टेकअप किया जाएगा उसको भी। और जब तक वो इनके, क्योंकि 2 दफा इंतखाबात को इन्होंने कालादम करार दिया है और वो सीधा दानिस्ता ये एक इन्होंने मेलाफाइड एक्ट था। अब जो इस वक्त चेयरमैन है नॉमिनेटेड, जब तक वो इंतखाबात को ये उसको क्लियर नहीं करते हैं तो इसी को माना जाएगा चेयरमैन, नॉमिनेटेड चेयरमैन है। इसी के सिग्नेचर से ये लिस्टें जो है ये फाइनलाइज होंगी। लेकिन सर अहमद अवैस साहब, लेकिन वो तो इंट्रा पार्टी मान ही नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन, तो वो किस तरह से चेयरमैन मानेगा फिर? नाम तो आ गया ना जी, पॉलिटिकल पार्टी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो वो बन गई। अब उसको इस वक्त जो चेयरमैन है वही साइन करेगा। उसके बाद वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, वो दोबारा एक दफा हो जाएंगे। एक पार्टी तो इस्टेब्लिश हो गई ना कि पार्टी मौजूद है, उसमें अहदेदारान भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कानून इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद। कामरान खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दिन भर में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कि बन्नू वाक़े पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास अब ख़त्म हो गया है। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG KP ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुकाम भी एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुए। एपेक्स कमेटी के इजलास में बन्नू जिरगे के 5 मुशीरान ने भी शिरकत की है, जबकि हुकूमत की जानिब से तस्लीम किए गए बन्नू जिरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे गए हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। यासिर, बताइएगा, एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया, एलामिया भी जारी कर दिया गया है, क्या मेन निकात हैं जो कि सामने आए हैं? जी देखिए, जो 16 निकाती एजेंडा था इसमें वो बाकायदा तमाम जो है एजेंडे मंजूर जो की जानिब से किए गए थे। गुज़श्ता
दोनों न्यूज ने जो ये खबर ब्रेक की थी, तमाम जो इनके मुतालबा थे 16 निकाती एजेंडा था वो वज़ीर आला के जरूर कर दिया, लेकिन उससे कबल जो उनकी डिमांड थी एपेक्स कमेटी के इनेकाद की, वो भी आज उसका इनेकाद हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास चला और इस इजलास में जो है बाकायदा जो तमाम इनके मुतालबात थे वो मंजूर किए गए। कहा जाता है कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल बन्नू भी जाएंगे और वहां पर अब पासून के नाम से जो जलसा है उसमें बाकायदा शिरकत करेंगे और जो आज के मुतालबात मंजूर किए गए हैं उस हवाले से बाकायदा वो ऐलानात भी करेंगे। जो इनके जो मुतालबात थे वो यही थे कि पुलिस जो है उनको ऑन फ्रंट रहना चाहिए, खासकर जो कार्रवाइयाँ हैं सीटीडी और पुलिस ऑन फ्रंट रहकर करे और जो बॉर्डर्स के एरियाज हैं वहाँ पर पाक फौज के दस्ते तैनात रहें। इसी तरह जो 15 जुलाई की सुबह जो धमाका हुआ था उसमें नुकसानात के अजाले की भी बात की गई है। साथ साथ जो वहाँ की पुलिस है उसको मुसल्लह करने के लिए भी मुतालबा पेश किया गया है। इसी तरह जो है पुलिस को जो मजीद नफरी है उसकी बढ़ाने की बात जो मुतालबा किया गया था वो भी फौरी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ये भी साथ साथ कहा गया है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसको गाड़ियों को आम गाड़ियों को तब्दील करके बम प्रूफ गाड़ियां वहां पर दी जाएं और जो बिला जवाब वहां पर लगाए गए ये तो वो तमाम मुतालिबात थे जो कि बन्नू जरगे की जानिब से सामने रखे गए थे। यकीनन इस हवाले से बातचीत हुई है। बन्नू वाक़े के हवाले से कमीशन बनाने के बारे में भी बात की जा रही थी, वो मामला भी ज़ेर गौर आया? जी बिल्कुल, जो तहकीकाती कमीशन था उसकी रिपोर्ट भी जल्द जो है सूबाई हुकूमत जारी कर देगी और बाकायदा इस हवाले से कहा गया है कि इस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें जो थी उनको रेज कर लिया गया है। यकीनन उसको भी जल्द KPK हुकूमत जो है अनाउंस करेगी। अभी तक उन्होंने वो तहकीकात जो था वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें तोर खान का अंगूर अड्डा है, गुलाम खान समेत बाजोड़ मुमन के जो रवायती बॉर्डर्स हैं वहां पर भी इन्होंने तिजारत की जो है बाकायदा इजाजत मांगी जिसकी बाकायदा दे दी गई है। इसी तरह जो वफाकी हुकूमत के पास जो मकामी अफराद को ठीक है। यासिर हुसैन, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमें इस तमाम तर मामले के बारे में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें तमाम मुतालबात पर गौर किया गया है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हुकूमत काफ़ी मुतहरिक है, रिफॉर्म्स के हवाले से बड़े इकदाम हो रहे हैं और टैक्स रिफॉर्म्स पर भी पहले भी बात होती रही है और अब भी टैक्स की वसूलियाँ बढ़ाने और टैक्स चोरी पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। FBR ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जारी कर दिया है। टैक्स चोर और आमदनी छुपाने वाले अब हो जाएं होशियार। गलत गोशवारे जमा कराने वालों को 5 साल की कैद होगी और बचाए गए टैक्स की रकम से दुगना जो है वो भरपाई की जाएगी। 1 अरब रुपए तक टैक्स की चोरी करने वालों की सजा भी बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। पहले तो गोशवारे जमा करवाना ये एक बहुत अहम चीज़ थी जिसके बारे में बात की जा रही थी कि टैक्स नेट में लोगों को लेकर आना है, गोशवारे जमा होंगे। अब ये भी कहा गया कि जो गोशवारे गलत जमा करवाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तमाम तर इकदाम किस हद तक फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं हुकूमत की जानिब से? इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आपने मुझे मौका दिया है। देखिए, असल में ना ये एक लास्ट ईयर इनकम टैक्स में भी ये चेंज हुई थी और उन्होंने उन लोगों का जो किसी तरह अपने इनकम को सप्रेस करते थे लेकिन वो इनकम रिलेटेड था तो उनको उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में डाला था। क्योंकि सेल्स टैक्स और इनकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में उनका पैरेलल नहीं था, तो इस दफा जब ये बजट पास हुआ है तो ये एक लीगल अमेंडमेंट उन्होंने की है। तो उसमें तो सप्रेशन की बात नहीं है, इसमें तो बेसिकली अगर आपने यूजुअली ऐसा होता है कि लोग सेल्स टैक्स काट के अपने पास रखते हैं, वो जमा नहीं करते या वो बोगस क्लेम करते थ्रू सेकंड फ्लाइंग इनवॉइसेस, तो उन सबको इन्होंने कवर करके ना एक हेड में पेनल्टी के लिए एक डिटरेंस के तौर पे उन्होंने ये डाला है कि अब इस किस्म के जुर्म को फ्रॉड कहेंगे और फ्रॉड को उन्होंने डिफाइन किया बाकायदा लॉ में और उसके लिए पीनल प्रोविजन जो है वो डाल दी कि अगर उसको 5 साल कैद भी होगी, उनको 2.5 टाइम इनकम टैक्स में इन्होंने सेल्स टैक्स में 2 टाइम्स रखा है, 2 टाइम्स ऑफ द टैक्स इवेडेड। तो ये वही है और ये टोटल जो अभी रिवाम्पिंग हो रही है टैक्स सिस्टम का उसी का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। इरशाद साहब, ये तो मरहला तब आएगा गलत गोशवारे जमा करवाने का जब टैक्स नेट में ये लोग आ जाएंगे। अभी तो जो रिटेलर्स एसोसिएशन है वो भी हड़ताल करके बैठी है, वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, दीगर जो
ग्रॉसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी अपनी हड़ताल की हुई है। तो ये इन लोगों को टैक्स नेट में लाना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से कौन से इकदाम अहम साबित हो सकते हैं? देखिए, उनका मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो लीगल चेंजेस हैं वो तो बिल्कुल इन्होंने ठीक किए हैं। जो मसला मेरे करीब है वो ये है कि इनका इन्फोर्समेंट का तरीका ठीक नहीं है। इन लोगों के पास एक तरीके से इनको अप्लाई करना, जब तक एक बंदा रिटर्न नहीं देगा तो आप उनका क्या करेंगे। लेकिन उनके लिए भी एक मैं तो कहूँगा करीबन अराउंड लाख जो है लोगों को इन्होंने इस दफा टैक्स नेट में लाकर आए हैं। लेकिन वो एक सेपरेट इशू है, वो इनकम टैक्स का इशू है। ये जो इसी वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ये फेडरल एक्साइज और सेल्स टैक्स का इशू है। इसमें ज्यादा लोग करीबन आते हैं क्योंकि उसके बगैर, उनकी रजिस्ट्रेशन के बगैर उनके रिफंड वगैरह के इशू सेटल नहीं होते। तो ये जो फ्रॉड होता है, जो बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड होता है, वो बेसिकली सेल्स टैक्स में होता है, इनकम टैक्स में इतना नहीं होता। इसलिए ये एक लूप होल अवेलेबल थी और आपने देखा कि बोगस रिफंड भी इशू हो रहे हैं थ्रू दी इस किस्म के एक्शन से। तो मेरे ख्याल में इन्होंने इसी को मद्देनजर रखकर किया है कि इधर चूंकि रिटर्न का इशू सेल्स टैक्स में इतना खराब नहीं है जितना इनकम टैक्स में, तो इधर तो शायद ये काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे क्योंकि तो सिर्फ लूप होल को उन्होंने कवर किया है और एक पीनल एक स्टिक नहीं था, कैरेट था, स्टिक नहीं था। और उधर जो इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें यस आई एग्री विद यू कि इनको एक मेथड चेंज करना चाहिए और लोगों को तरीके से अप्रोच करके पहले उनसे रिटर्न को ले लें। तो फिर चलिए देखते हैं ये मामला जो है वो अब किस जानिब जाता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कि 30 अरब रुपए की लागत का मंसूबा फायरवॉल की मुल्क भर में आजमाइश से सोशल मीडिया की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। मुल्क भर में इंटरनेट पर मबनी कारोबारी अफराद में अपने मुस्तकबिल के हवाले से खौफ के साए छा रहे हैं। फायरवॉल के लिए तरक्याती बजट में फंड्स वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले किए गए थे, जबकि फायरवॉल से इन मकामात की निशानदही की जा सकेगी जहां से प्रोपेगेंडा मवाद शुरू किया जा रहा है और इसके नतीजे में इन अकाउंट्स की बंदिश या रसाई को महदूद किया जा सकेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ अली एहसान साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं काशान के, IT एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब आपके वक्त का। ये फायरवॉल की तनसीब जिसकी वजह से डेफिनेटली इंटरनेट की स्पीड पे भी फ़र्क पड़ा, लेकिन अब जो इंटरनेट के सार्फिन हैं उन्हें ये तशवीश है कि ये फायरवॉल अगर मुसलसल इसी तरह से काम करती रहेगी तो क्या इंटरनेट की स्पीड पर भी फ़र्क आएगा और दीगर मामलात भी वो भी इससे मुतासिर होंगे? जी शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। देखें, यकीनन आज की एक अहम डिस्कशन है। मैं ये पहले बताता चलूं कि ये फायरवॉल पहली बार पाकिस्तान में नहीं लग रही। यकीनन पिछली काफी गुजरी हुकूमत में हमेशा कोई ना कोई फायरवॉल लगी हुई थी। शायद ये वाली जो लग रही है उसका सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे कंट्रोल, IP एड्रेसेस की निशास्त करने में मदद के कौन बंदा कहाँ बैठ के क्या कह रहा है, इस तरह के कंट्रोल शायद इस फायरवॉल में सबसे ज्यादा है। मगर यकीनन पिछले 15-20 सालों में हमेशा कोई ना कोई फायरवॉल इंटरनेट गेटवेज के हम ऑपरेट करती रही है। टेक्नोलॉजी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं वो बिल्कुल समझता हूं कि कौमी मफाद में हर तरह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में खुला एक्सेसिबल होने के नुकसानात भी हैं। आप देख लें कि अवाम की मजहबी मामलों में जो इमोशंस हैं वो काफी मुश्किल हो जाते हैं उनको कंट्रोल करना, तो उसकी वजह से अगर वो कंटेंट ब्लॉक किया जाता है तो एक अच्छी चीज है। अच्छा, फिर अगर हुकूमत के ऊपर राय का इजहार होता है कि वो कैसी कारकर्दगी कर रही है, क्योंकि यकीनन हम एक जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में लोगों की राय सुनने के लिए हौसला होना चाहिए, तो अगर उसको बंद करने के लिए की जा रही है तो ये पाकिस्तान के लिए शायद बेहतरीन कदम ना हो। जहां तक इंटरनेट की जिसको हम इंटरनेट डिग्रेडेशन कहते हैं, इंटरनेट की क्वालिटी को इफेक्ट करने का, तो यकीनन हमें नजर तो आया है, ये फर्क पड़ा है। पहले भी जब भी इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको इंस्टॉल करते वक्त और उसको ट्यून करते वक्त इंटरनेट में के निज़ाम पे फर्क पड़ता है।
मगर हमने ये देखा है कि अक्सर 3-4 महीने के अंदर जब वो कंपनी जो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही होती है, उसको जब वो ट्यून कर लेती है, जिस तरह एक मैकेनिक गाड़ी को ट्यून करता है, तो फिर इंटरनेट की रवानी में फर्क नहीं आता, या कम से कम नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद तो अभी भी यही है कि आगे जाते हुए अली एहसान साहब, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हालिया दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है, इस गेटवे को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा इस फायरवॉल से? देखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के ज्यादा आसान तरीके भी हैं। अगर आपने सारों को बंद करना हो, मेरे ख्याल में कि वो पीटीए के ऊपर है, और उन्होंने अभी तक तो यही कहा है कि हमारे वीपीएन बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि काफी जो आईटी कंपनीज हैं वो भी वीपीएन का इस्तेमाल करती हैं बिजनेस करने के लिए, और अगर ये हुआ तो अरबों का नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान की मईशत को। फायरवॉल्स को कंट्रोल करना यकीनन सिर्फ वीपीएन को कंट्रोल करना यकीनन सिर्फ फायरवॉल की खुसूसियत नहीं है, वो पीटीए वैसे भी कर सकता है। क्या वीपीएन का इतना खुला इस्तेमाल क्योंकि मेजर वेबसाइट ब्लॉक की जा रही है होना भी चाहिए, ये शायद ज्यादा अहम गुफ्तगू है। अच्छा अली, जैसा कि हमने गुफ्तगू की कि बुनियादी मकसद इसका यही है कि जो मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है उसकी निशानदेही की जाए, और जो कर रहा है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और बाकायदा कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कहिएगा कि जो अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं उनके हवाले से क्या किया जाएगा? क्या फायरवॉल उन्हें भी रेगुलेट करेगी? उस हवाले से कुछ मालूम है आपको? क्योंकि बहुत से ऐसे जो प्रोपोगेंडा है वो बाहर से ही लोग उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जी, तो देखें, टेक्निकली ये बात समझनी जरूरत है, ये जरूरी है कि फायरवॉल पाकिस्तान की बाहर की ट्रैफिक अंदर आते वक्त रोकती है। जो इंटरनेट है वो तो बाहर ही एग्जिस्ट करता है, तो जो कंटेंट बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर पड़ा रहेगा। पाकिस्तान में लोगों को उसको हासिल करने के लिए वीपीएन जैसे पास थ्रूज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अब जो कंटेंट पाकिस्तान में बन के पाकिस्तान ही प्लेटफॉर्म्स पे डाला जा रहा है वो फायरवॉल से नहीं रुकता जब तक फायरवॉल को इस्तेमाल करके यकीनन उसे रोका ना जाए। ट्विटर एक्स जो अब है, एक्स एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसको ब्लॉक करेंगे तो सारे पाकिस्तान के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जिस तरह इस वक्त हुआ है। मगर पाकिस्तानी वेबसाइट, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, इनके ऊपर जो मीडिया कमेंटिंग है, इसके ऊपर फायरवॉल का कोई कंट्रोल नहीं है, सिवाय इसके कि इसको इस्तेमाल करके किसने कहां बैठे हुए कहां इसकी तफ्तीश की जा सकती है। ठीक है। अली एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईटी एक्सपर्ट हैं, और वॉल के हवाले से बताया कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। अली, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कराची से आपको खबर देते हैं कि कराची में ऑयल टैंकर के गाड़ी को कुचलने का इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। बलूच कॉलोनी पुल के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर कार पर गिर गया, जिसके नतीजे में कार में सवार नौजवान मौके पर ही जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टैंकर में मिट्टी का तेल था। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार में मौजूद शख्स की लाश को निकाला गया। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर, ऑयल टैंकर स्टिल सड़क पर मौजूद था और ये कहा जा रहा था कि जब तक ऑयल निकाल नहीं लिया जाता तब तक इसको हटाया नहीं जा सकता। मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं बलोच कॉलोनी के पुल पे, जहाँ पे रात के अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ऑयल टैंकर यहाँ पे उसका हादसा पेश आया और साथ मौजूद जो गाड़ी गुजर रही थी उसके ऊपर गिरा, जिससे एक शख्स जो कार सवार था वो जाँ बाग हो गया। लेकिन जो ड्राइवर था, टैंकर ड्राइवर, वो ताहाल फरार है। अब कई घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को और अब तक ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। बलोच कॉलोनी के दोनों जो ट्रैक हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहराह फैसल से जो रास्ता कयूमाबाद और कॉजवे की जाने आता है उस ट्रैफिक को भी जो है मुतबादिल रास्तों में मोड़ा जा रहा है, जबकि जो कयूमाबाद से शाहराह फैसल जाने वाली ट्रैफिक है उसको भी मुतबादिल रास्तों में मोड़ा जा रहा है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन और दीगर इदारे भी यहाँ पे मौजूद हैं और कहा ही जा रहा है कि ऑयल टैंकर को जल्द अज जल्द इस मुकाम से खाली करने के बाद लिफ्टर की मदद से हटाया जाएगा और उस ट्रैक को जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, शामिर खान इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं कि कार ड्राइवर की छोटी सी गलती 5 जानें निकल गई। सियालकोट की तहसील डस्का के नवाही इलाके ढलन चीमा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार
3 अफराद से टकराकर खेतों में गिर गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद और कार में सवार 2 अफराद मौके पर ही अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कार ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया है। अफसोसनाक वाकया सियालकोट की तहसील डस्का में पेश आया है और इस हादसे में 5 अफराद की जान चली गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अमीन रजा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताएगा इस हादसे के हवाले से अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? इसका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब डस्का बडियाना रोड पर मोजा डोलन के करीब इंतहाई तेज़ रफ्तार कार जो है वो आगे जाने वाली मोटरसाइकिल को सवारों को उन्होंने हिट किया, जिसका नतीजा में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद असनाद, गुलफाम और उस्मान जो है वो मौका पर ही जाम बहक हो गए और जो कार है वो टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर कलाबाजियाँ खाती हुई खेतों में जा गिरी और कार में सवार जो है वो 2 अफराद जो है अली और अदनान जो है वो भी इंतहाई वो शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू ने सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल किया था, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए और इस तरह जो इस हादसा है इसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। तो रेस्क्यू ने बर वक्त पहुँचकर ज़ख्मी और मैयतों को सिविल अस्पताल डस्का पहुँचा दिया है। और अब अगर मैं इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताऊँ तो इस जो जाँ बहक होने वाला उस्मान उसके वालिद की मुद्दत में थाना मोहतरा में मुकदमा भी दर्ज हो गया है और मोहतरा पुलिस ने इसके हवाले से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोट अद्दू के इलाके दायरा दीन पनाह में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का मंसूबा 2.5 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। दायरा दीन पनाह के मकीन बीमारी के आलम में इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों के सफर पर मजबूर हैं। अस्पताल पर 96 मिलियन रुपए से ज़ायद लागत का मंसूबा खटाई में पड़ने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर अस्पताल की तामीर मुकम्मल करने का मुतालिबा किया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताएगा ये अस्पताल की तामीर क्यों ताख़ीर का शिकार है? ज़िला कोट अद्दू का एक इलाका यहाँ पर दायरा दीन पनाह के अंदर साबका हुकूमत के दौर में यहाँ पर एक 96 मिलियन से ज़ायद का एक ख़तीर रकम का मंसूबा जो सियाहत के हवाले से यहाँ पर एक आगाज़ किया गया था। RHC को THQ के अंदर तब्दील करने के लिए साबका हुकूमत ने इस मंसूबे का आगाज़ किया था, जिसकी तकमील की मुद्दत 1 साल रखी गई थी, लेकिन ये 2022 के अंदर जिसका आगाज़ हुआ था, अब 2024 का निस्फ जो है वो भी गुजर चुका हुआ है, लेकिन अभी तक ये मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुँचा। यहाँ के अवाम को, शहरियों को हुकूमत वक्त से भरपूर वो गिला शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को पाया तकमील को पहुँचाया जाए। चूँकि यहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर जो आबादी यहाँ के मकीन हैं उनको सेहत के हवाले से मुतअद्दिद मसाइल हैं। अवाम ने भरपूर मुतालबा किया है इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब से, कि फिल फौर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि अवाम सुख का सांस भी ले सकें और उनको सेहत के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश मुश्किलात हैं उनसे भी निजात हासिल कर सकें। जी, सेहत की सहूलियात के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत दावे किए जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से खुसूसी तौर पर इक़दामात उठाने का भी कहा गया है। देखना ये है कि यहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो किस कदर आवाम तक पहुँच पाती हैं और आवाम उनसे किस कदर मुस्तफ़ीद हो पाते हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हाफिज़ाबाद की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर भी सीवरेज के नाकिस इंतजामात है, जिसकी वजह से वहाँ के मकीन काफ़ी परेशान हैं। शहबाज गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ के जो मकीन है वो क्या कहते हैं और उनके मुतालिबात क्या हैं। जी शहबाज। बिल्कुल, हाफिज़ाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा होने के बायस 24 घंटे जो है सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए खासकर जहमत बना हुआ है। हाफिज़ाबाद के ऐसे बेशतर मकामात हैं जहाँ पर सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है और पुरानी लाइनें जो है वो बंद हो चुकी है। उबलते हुए गटरों से निकलने वाला पानी शहरियों के लिए बदबू और ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। एहतजाज की सूरत में यहाँ कुछ इलाका मुकीम मौजूद। सर क्या मसाइल है, क्या कहेंगे? सर 5-6 साल से पानी खड़ा हुआ है, गंदा पानी इधर से गुजर के जाते हैं, बच्चे बहुत बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हज़ारों रुपए लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के साहब और डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद के पास भी गए, वो हमारा काम करने को तैयार नहीं। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ से गुजारिश है कि हमारी ये परेशानी को दूर किया जाए। हमारे बिल्कुल लाका मकीन जो है यहाँ पर उनकी आपने बात सुनी, उनका कहना है कि फौरी तौर पर जो है हकाम से गुजारिश है कि यहाँ पर सीवरेज का जो गंदा पानी है इससे बाहर निकाला जाए ताकि अहले इलाका जो है वो सुकर सांस ले सके। जी, देखना यह है कि अहले इलाका की मुश्किलात के लिए कब इक़दामात उठाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।